स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। शुरुआत शांत हुई, लेकिन जैसे जैसे हम दिन आगे बढ़ता देख रहे हैं, बाजार में भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज सुबह में 17,224 का स्तर इसने छुआ है निफ्टी ने। उसके बाद सेल ऑफ आया, 1766 तक का लो देखने को मिला और अभी भी आप देखिएगा तो डे हाई से करीब 140 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की हालत ज्यादा खराब दिख रही है, 300 अंकों का नुकसान। 39,260 के लेवल्स पर इस समय मिड कैप्स में प्रेशर खासा है, करीब 230 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कल दोपहर में हम यही चर्चा कर रहे थे कि अगर 17,000 टूटता है तो कितनी गिरावट आ सकती है। स्थिति वैसी ही देखने को मिल रही है। वर्स्ट के सिनेरियो की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ, क्योंकि ग्लोबल पिक्चर काफी कमजोर है और उसी कमजोरी को हम भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये हुआ है कि कल भारतीय बाजारों में वैसे भी क्रैक्स देखने को मिले थे, आज वो बिकवाली और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, सब पर बातचीत होगी। फटाफट से आपको निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां पर आज बैंकों में, आईटी में, पावर में अलग अलग पॉकेट्स में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। अब ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल रुझान है, जहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है फाइनेंशियल्स, वहीं पर प्रेशर। आप देखिए इन्फोसिस के साथ रिलायंस कमजोर था कल, आज इन्फोसिस की बारी है, आज रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो ट्रेड्स है वो दरअसल मार्केट को और ज्यादा नीचे खींच रहे हैं। हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, उनके कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रत्नेश गोयल 3.6% पर, आशीष कयाल 3.7% के रिटर्न्स पर। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन -3% के रिटर्न्स हो गए अमित के। और अमित इनफैक्ट कल मार्केट का रुझान ही इतना बिगड़ गया और वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर बैठे थे, तो आज शायद वो कुछ कोर्स करेक्शन करेंगे। लेकिन इस मार्केट को अब कैसे पढ़ना चाहिए, रत्नेश क्या लग रहा है कि ये मंदी के सौदों का साथ देना ज्यादा जरूरी हो गया इस मार्केट में? शॉर्ट करके ज्यादा पैसा बनेगा क्या? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। हर्षिता जी देखिए, कल भी कंटिन्यू व्यू यही था कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, बजाय सेल ऑन राइस का व्यू शेयर करा था। अभी भी मानना यही है। आप देखेंगे कि हमारे एशियन मार्केट में जरूर थोड़ी सी मंदी है, हम अमेरिकन मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे। आज जो बाजार खुला उस समय एचजीएक्स निफ्टी हमको 51 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था, पर फिर भी हम ओपनिंग गेन सस्टेन नहीं कर पाए, मात्र 6 अंक खुले। उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल 200 डे मूविंग एवरेज नीचे क्लोज देने के बाद में कंटिन्यूज हमको उसका फॉलो अप देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड के साथ में रहना चाहिए, थोड़ा सा सेलिंग साइड में ही व्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो ही थोड़ा सा पैसा ट्रेडिंग में बनता है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि अभी भी सेल ऑन राइज में रखे, और निफ्टी अगर आज 17,100 के नीचे कहीं क्लोज देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 16,950, 16,800 के लेवल हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का व्यू रखेंगे भैया। 950, 16,800, इनफैक्ट कल 16,600 की भी बात हो रही थी, तो प्रेशर है। अमित, कल आपने इनफैक्ट कुछ तेजी वाले ट्रेड्स पकड़े, लेकिन क्या आपको लग रहा है इंपेरेटिव है कि कुछ मंदी वाला ट्रेड भी होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर के हाथ में? जी डेफिनेटली मैम, शॉर्ट साइड में भी ट्रेड होना चाहिए। मार्केट सेल ऑन राइज है, कल भी हमने बात की थी, लेकिन कुछ सिलेक्ट मिड कैप्स वर डूइंग वेल, जो कि फिजल आउट हो गए कल। निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 17,250 एक अहम लेवल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं आता, स्पॉट में सेल ऑन राइज की रणनीति है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो कल एक और स्विंग लेवल जो कि लगभग 39,600 के आसपास है, वो भी ब्रेक हो गया। बैंक निफ्टी भी 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि समटाइम्स गैप डाउन इतना ज्यादा हो जाता है कि इमीडिएटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो शॉर्ट जाने के लिए थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर पुल बैक पे शॉर्ट मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मार्केट में। ओके, तो देखते हैं किस तरह की आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग अपॉर्चुनिटीज एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर। आशीष, निफ्टी बैंक की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो रुझान अगर आप निफ्टी देखें या निफ्टी बैंक, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में भी अगर देखें, निफ्टी बैंक करीबन 350 पॉइंट के साथ नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये डिस्पाइट इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है तो भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है। तो इसका मतलब मोमेंटम नीचे की ओर काफी स्ट्रांग है। देखना ये होगा कि निफ्टी पे एक सपोर्ट है 17,000 पे, काफी हाई बिल्डअप है पुट साइड पे, ओआई पे। अगर वो अनवाइंडिंग चालू होगी तो और प्रेशर बन सकता है, और निफ्टी बैंक लीड कर रहा है फिलहाल। अगर आप देखें तो 39,000 पे निफ्टी बैंक पे भी ओआई बिल्डअप है। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे सेल करने में
मुनाफा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक मिलता है वापस से निफ्टी बैंक पे 39,500 के आसपास, तो वहां सेल करिए 39,750 के स्टॉप लॉस के साथ में, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 38,800 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल क्लियरली लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से आगे मार्केट की चाल को समझने के लिए। लेकिन हमारे जानकारों ने देखिए कल के गिरते बाजार में कुछ बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। आज भी ऐसे ट्रेड्स इनके सामने आएंगे, तो पहले आपके सामने लेकर आते हैं वो टॉप ट्रेड्स। यूएसएल मुझे याद है ये अमित का ट्रेड था, बड़ा जमा। इसके अलावा पीईएल में अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए और हिंदुस्तान जिंक में आशीष ने अच्छे खासे कमाई की। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैं देख रही हूँ आपने आज पिरामिड एंटरप्राइजेस के शॉर्ट कॉल को कवर कर लिया रत्नेश, तो आप 2 ट्रेड्स जोड़ सकते हैं। पहला क्या रहेगा? अभी भी पहला तो शुरुआत तो सेल साइड से ही करना चाहूंगा। एबीएफआरएल मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग का जो बॉटम बनाया था इसने 221 रुपए का 20 जून 2022 का, उसने वो आज ब्रेक कर दिया। काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक नई मत्ती यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। 180 रुपए का टारगेट रहेगा, 245 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 180 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस, सेल साइड का ट्रेड। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आप लेकर चले, मंदी का ट्रेड है ये। आशीष का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर आप देखेंगे तो इनके भी दरअसल जो भी सौदे थे इन्होंने आज और कल में निपटा लिए हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर आज बुक किया और बाकी सारे ट्रेड्स कल के कल स्क्वायर ऑफ कर लिए थे। आशीष, नया ट्रेड क्या है? देखिए, नया ट्रेड एक मैं अभी जोड़ना चाहूंगा फिलहाल, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में, टीआईआई इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और वहीं से आज रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। तो आज जब जब गिरते हुए बाजार में सारी जगह दबाव बना हुआ है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा भी अगर पुल बैक ब्रॉडर मार्केट में आता है तो ये और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टीआईआई इंडिया पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2657 का और टारगेट है 3015 का। 15 और 2657 स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये अब रिसर्च, फार्मा रिसर्च में उतर रही है कंपनी और वहां पर 285 करोड़ का निवेश कंपनी की ओर से होता हुआ दिखाई देगा। औरबिंदो का जो टॉप मैनेजमेंट था वो उनके साथ आ गया है, इस पहल में उनकी मदद करेगा। 3015 का टारगेट, तेजी का ट्रेड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अमित, आपकी बारी। अमित ने कल इनफैक्ट आज सुबह में गुजरात पीपावाव में जो ट्रेड दिया था उससे बुक कर लिया है। गुजरात फ्लोरो में पोजीशन अपनी काट ली है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो प्रॉफिट बना उसको बुक किया। बताइए अमित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? जी हर्षिता मैम, इस समय मैं यूबीएल के साथ जाना चाहूंगा। इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी एग्जॉस्टेड है। स्टॉक में एक डबल बॉटम का पैटर्न है। मेरे ख्याल से इवन बिफोर द डिक्लाइन इन द मार्केट इसमें जो सेलिंग आनी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और अभी ये स्टॉक नीचे से बेस बना के राइज कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 1444 का है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1520 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1420। ओके, तो स्टॉप लॉस 1420 का और आज टारगेट 1520 का रहेगा। कल यूएसएल का साथ मिला था, आज यूबीएल का साथ लीजिए। 1520 की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अमित, कोई और दूसरा ट्रेड है? नहीं हर्षिता मैम, ड्यूरिंग द डे आइडेंटिफाई करूंगा मैं सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड सेकंड हाफ में शायद आएगा। रत्नेश और आशीष के पास में जाऊंगी, लेकिन आज दरअसल गिरते बाजार में एक कंपनी अपनी पारी की शुरुआत कर रही है। ऑटो एंसिलरी कारोबार करने वाली कंपनी दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स की आज लिस्टिंग हुई और लकीली 5% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ ये शेयर। इशू प्राइस 590 था, उसके मुकाबले 620 पर इसने अपनी पारी की शुरुआत की। स्टॉक इस समय कहां ट्रेड कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो हल्का सा पॉजिटिव है, 1% ऊपर। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस ऑन द लिस्टिंग। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में आप लोग अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में। हु न्यू कि इस तरह का क्राइसिस ग्लोबल मार्केट्स में आएगा और भारतीय बाजार में दबाव देखने को मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट आपने एक प्रीमियम पर कारोबार की शुरुआत की है, एटलीस्ट लिस्टिंग दिखाई है। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगी, नाउ दैट द लिस्टिंग इज आउट ऑफ द वे, किस तरह के ग्रोथ रेट्स आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कंपनी की तरफ से? FY20 से 22 का आपने डेटा हमारे साथ शेयर किया था जिसमें रफली CAGR ग्रोथ 20-21% की है। क्या इसी रन रेट पर बिजनेस ग्रो होगा या फिर इसे बेहतर करने की उम्मीद है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए कि आपके दर्शकों से थोड़े मैं इंसाइट्स शेयर करूं। आप अगर हमारा इतिहास देखें तो
हम स्टेडी ग्रोथ कर पा रहे हैं और दिखाया है ट्रैक रिकॉर्ड। इसकी वजह यह है कि हमारे पास एक पोर्टफोलियो अप्रोच है और सिस्टम्स लेवल काम के अलावा हम स्पेशलिटी कंपोनेंट्स जो ट्रांसमिशंस के लिए लगते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशंस, 4-व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक और ईवी में हिस्सा है। तो ये पोर्टफोलियो हमारा अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये कुल मिला के अगर मैं देखता हूँ तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम सस्टेन कर पाएंगे। अपने जो पोर्टफोलियो की बात करते हैं, लेकिन जो आपका कंसंट्रेशन है वो कुछ खास क्लाइंट्स पर ही है। एक पर्टिकुलर क्लाइंट से 54% का रेवेन्यू आता है, टॉप 5 क्लाइंट्स 90% का रेवेन्यू देते हैं। तो अज्यूमिंग वहां पर कुछ गड़बड़ी होती है तो आई एम श्योर इट विल इम्पैक्ट योर नंबर्स। तो इससे कुछ बचने के लिए क्या आगे कुछ और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे? क्या डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर रिस्क को? मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर आप 1-2 डेटा पॉइंट्स में ना जाएं, अगर आप जूम आउट करें और एक वाइडर कैनवस ऑफ टाइम पे अगर हमारा परफॉर्मेंस देखें तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बैलेंस था। पिछले 1-2 साल में ये जो थोड़ा वॉलेटाइल जियोपॉलिटिक्स जो हुआ है, पैंडेमिक में अभी फरवरी से यूक्रेन में वॉर होके हमारा जो ऑपरेशन जो हम रशिया में एक्सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया है। तो और इंडिया में हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो ज़बरदस्त सक्सीड हुए हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन बिजनेस ऐसा है कि इसमें एक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है कंपोनेंट्स या सिस्टम्स में। मगर मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं मगर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया हमारा मार्केट डेवलपमेंट चालू है। हमने जर्मनी इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, जर्मनी और साउथ कोरिया में हमारे लिएजॉन ऑफिसेस खोले हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हमारा टीम है जो काम कर रहा है। एक ग्लोबल माइंडसेट लाते हैं हम बिजनेस में और ये जो कंपनी है इसका एक 60 साल का इतिहास है। हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं हमारे बिजनेस करियर में, राइट। और एजिलिटी और स्पीड से कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है ये तैयारी करके हम आए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आप ये डिवर्सिफिकेशन ज़रूर देख पाएंगे। ओके, तो आप शायद फिर और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे और डिवर्सिफिकेशन होगा। ईवी को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि वो भी आपका एक एरिया ऑफ ग्रोथ है। किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ आ रहे हैं और आपकी ओवरऑल ऑर्डर बुक का ईवी का कितना हिस्सा होगा? मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ईवी का जो ये सेक्टर है हम ये काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि हमारा नाता हमारे इतिहास में एक जॉइंट वेंचर के द्वारा अमेरिका से जुड़ा था और ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री के जो जाने माने ब्रांड्स हैं यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है उससे हम जुड़े हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। तो हमने हमारा डेवलपमेंट 4-5 साल पहले शुरू किया था, तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस। तो इंडिया का सबसे बड़ा अभी जो ट्रांसमिशन छोटे गाड़ी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने वो सक्सेसफुली डेवलप किया है। हमारी प्रोडक्शन सिस्टम अप्रैल मई से अभी कमीशन प्रोडक्शन में जाने वाली है। तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड फर्स्ट मूवर स्टार्ट। इसके जो ईवी के जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खासियत लगती है प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स में, वो हम कई सालों से वो कॉम्पिटेंस डेवलप कर किया है। तो इसलिए मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये लीड हम सस्टेन कर पाएंगे। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को? FY22 में आपका रेवेन्यू करीब 233 करोड़ था। सो ईवी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है
और ये कितना बढ़ सकता है, और कोई अगर आप गाइडेंस दे सके 23 हाउ विल यू क्लोज द ईयर, या 24 से क्या ये एक्सपेक्टेशन है? काफी अभी हाँ अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा और बैटरी कॉस्ट जो है ये थोड़े ऑब्स्टिकल्स है ईवी ग्रोथ के लिए जी। और जिस हद तक हमारे कस्टमर्स ये एड्रेस कर सकेंगे उतना द बिजनेस विल ग्रो। मगर हम सिर्फ ईवी पे डिपेंडेंट नहीं हैं जी। ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कि आईसीई सेगमेंट्स भी सस्टेन होंगे और वहाँ हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है, काफ़ी सब सिस्टम लेवल टेक्नोलॉजीज लेके हम उतरे हुए हैं वो क्षेत्र में, और ये प्ले हमारा ग्लोबल है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि वर्ल्ड के जो बड़े OEMs या टियर वंस हैं उनका लेगेसी बेस श्रिंक हो रहा है और उन्हें सप्लाई चेन्स रिकन्फिगर करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ भी हम बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो इसका जो डिलीवरी मॉडल है हमारा वो यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल दीज सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और जो कैपेबिलिटीज लगते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि किसी डायरेक्शन में ये मार्केट अगर जाए तो हमारे पास वो एजिलिटी और स्पीड ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द लिस्टिंग। तो ये फिलहाल आपके लिए थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मैनेजमेंट डिटेल्स देता हुआ कि बिजनेस कहाँ से आएगा, कहाँ पर पोटेंशियल है। ईवी के साथ साथ ऑफ कोर्स आइस इंजन्स में भी काम करते हैं। पॉजिटिव लिस्टिंग जरूर हुई, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दबाव बढ़ रहा है ये भी ऊपरी लेवल से स्टॉक हल्का होता हुआ, हालांकि अभी पॉजिटिव टेरिटरी में। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के हाथ में अगर कोई नया ट्रेड है उसका जायजा लेंगे। इस बीच निफ्टी डे लो पर ट्रेड करता हुआ, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर करेंगे पेश। लौटते हैं फटाफट ब्रेक के बाद। बाजार में बिकवाली का दबाव कायम है। निफ्टी बैंक 39,176 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो ये भी डे लो पर, निफ्टी भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली प्रेशर कायम, और ऐसे में हमारे जानकारों के हाथ नए ट्रेड्स नहीं आ रहे हैं। जिन स्टॉक्स से सहारा मिल रहा था वो भी अब ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा हल्के हो रहे हैं। टाइटन रेडार पर रखना चाहिए जहां पर दबाव बढ़ने लगा है। एक ट्रेड ही आया है, दूसरे ट्रेड सेकंड हाफ में आएंगे। रत्नेश ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल शॉर्ट किया, 180 का टारगेट, 245 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, 0.32% की कमाई यहां पर हो रही है। फिर अमित ने यूनाइटेड ब्रूरीज में एक बाय साइड का ट्रेड पिक किया, 1520 का टारगेट है, 1420 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इसके बन रहे हैं करीब 0.5% के आसपास के। और आशीष कयाल ने बेग योर पार्डन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जोड़ा, 3015 का टारगेट और 2657 स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी 0.35% के रिटर्न्स बनते हैं। और ताज़ा तस्वीर आपके लिए लेकर आते हैं कि कौन कहाँ पहुंच रहा है ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से। तो 6% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल आगे, रत्नेश गोयल 5.4% के रिटर्न्स पर, और अमित को मदद मिली यूएसएल से और यूबीएल जो नया ट्रेड आया, तो 0.61% के रिटर्न्स यहाँ पर। तो कल से एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिले। कल 3% के नुकसान पर इन्होंने डे क्लोज किया था। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके सेकेंड हाफ वाले ट्रेड्स का इंतजार रहेगा, अपडेट लेकर आएंगे हम मिड कैप मंत्र में। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर सोने में कल अचानक तेजी देखने को मिली थी और कच्चे तेल में आज भारी दबाव देखा जा रहा है। क्या हो ट्रेड, बताएंगे आगे।